वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ कार्बन 12। एक्चुअली मैं पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग ऑल्दो फिजिक्स में सीखते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली में होता है आइसोटोपिक मास। आपको पता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होंगे उनके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव है, कुछ नॉन रेडियो एक्टिव है। तो जो आइसोटोपिक मास आता है और बेटा 2 से जो एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, सारे आइसोटोप्स को कंसीडर करने के बाद उसमें से इसका मास नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और मास नंबर से डिवाइड करके 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस टेक्निकल टर्म को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। दिस इंटू 10 टू द पावर 4 इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कि कार्बन 12 जो होता है ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसका एवरेज एटॉमिक मास लगभग कार्बन 12 भी होता है, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मास नंबर एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं वो कार्बन 12 से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कार्बन 12 की एकदम क्लोजेस्ट टू 12 ही आ जाती है, तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 0। ठीक है। इसके बाद अमंग द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव एज वेल एज नॉन रेडियोएक्टिव द पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर। तो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन उसके लिए आएगा जिसमें मास नंबर का और आइसोटोपिक मास में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, ज़्यादा गैप होगा। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। तो आप देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा ट्राइटियम के लिए आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है 1.008 होता है। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ 1.008, जबकि मास नंबर आपको कितना दे रखा है 3। 1s3 में मास नंबर कितना हो गया 3। मास नंबर फॉर 1h3 इज 3। तो उसका मतलब इसके आइसोटोपिक मास से मास नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये वैल्यू बहुत हाई रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में देखो लिखा हुआ है आपके पास 2 सब्सटेंसेज हैं। थोड़ा इमेज ब्लर है जिसने भी भेजी है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन के लिए। एक तो CM दे रखा है शायद मेरे हिसाब से 96,242, और दूसरा सब्सटेंस प्लूटोनियम दे रखा है शायद 94 और 238 आई थिंक, ये दे रखा है। इससे एक अल्फा इमिशन करा रहा है। तो उसने लिखा अनशेडेड स्फीयर्स रिप्रेजेंट्स दिस, तो उनका नंबर काउंट करके लिख लेना है। एंड द शेडेड स्फीयर रिप्रेजेंट्स प्लूटोनियम, उसका नंबर लिख के देख लेना है। तो एक बार आपको ज़रा काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो अनशेडेड वाले नंबर तो 4 है, शेडेड वाला नंबर काउंट करो 6 3 बार, ये शायद 12 है। देखिए ये रेशो है, एक बार नंबर देख लीजिए फटाफट। राइट, तो ये आपका नंबर 4 है और ये 12 है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर इसको N0 ले लें और इधर N लिखें, फाइनली डिसोशिएट होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया होते हैं वो N होते हैं। तो एक्चुअली में N0 माइनस N की वैल्यू 4 दे रखी है और N की वैल्यू 12 दे रखी है। यहाँ से N0 की वैल्यू 16 आ जाएगी, N की वैल्यू 16 आ जाएगी। एक मिनट, मेरा फॉल्ट। N0 माइनस N तो आपको दे रखा है, एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडीके लिखनी होती है ना आपको। उसका इनिशियल नंबर ऑफ N0 मान लें, बाद में ये N है। तो जो N0 माइनस N है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, क्योंकि N0 इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो ये तो आपको 4 दे रखा है, 4 न्यूक्लियाई बचे हैं CM के, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड है वो है N0 माइनस N, दैट कम्स आउट टू बी 12। जो डिके हो गए वो 12 है, तभी तो 4 बचे, क्योंकि N0 में से N सब्ट्रैक्ट करेंगे वो डिके हुआ है और वही दूसरी साइड में बना है। तो यहाँ से N0 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो N अपॉन N0 की वैल्यू अगर लिखोगे तो ये 4/16 यानी कि 1/4 हो गया। तो 2 हाफ लाइफ हो जाएगी। एक हाफ लाइफ है N0 से N0/2 होगा, दूसरे हाफ लाइफ में N0/8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2।
समझ आया? एक हाफ लाइफ में आधा हुआ, मतलब अब इसको काउंटिंग से समझ लो। अगर स्टार्टिंग में 16 न्यूक्लियाई थे टोटल, प्लूटोनियम 0 था, तो 16 न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन से एक हाफ लाइफ में 8 न्यूक्लियाई बचेंगे, दो हाफ लाइफ में 4 न्यूक्लियाई बचेंगे। तो जब पहली हाफ लाइफ में 8 बचेंगे तो 8 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गए प्लूटोनियम में, और बचे 4 बाद में कन्वर्ट हो गए, तो 12 न्यूक्लियाई प्लूटोनियम के हो गए। इस वाले कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग ज़ाइलीन बोलते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज पता हो तो इसमें अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो इसको ऑर्थोज़ाइलीन बोलते हैं। दोनों मिथाइल मेटा पे लगा देते हैं तो ये मेटाज़ाइलीन होता है, और दोनों CH3 पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं तो ये पैराज़ाइलीन हो जाता है। ठीक है, ओके। अगले केस में देखो, फिर से आपको एक 2019 क्वेश्चन के, तो मैंने आपको सारे सोल्यूशन दे दिए थे। आपको जेई में से जो क्वेश्चन थे तो आपको अपने एक बार देख लेना चाहिए था। चलो नहीं है, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले फटाफट। So it's given for a solution of gases, for a solution gases X, Y, and Z in the water at 298 Kelvin. The Henry law constants are this respectively. The correct plot for the given values. तो उसमें आप ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है आपको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला इज KH इज इक्वल टू, सॉरी, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस होती है बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से अगर इसे रिप्लेस करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखो। तो फॉर्मूला बन जाएगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म हो गया। तो KH वैल्यू हायर होने का मतलब मोर y एक्सिस इंटरसेप्ट, एक पॉइंट, और KH जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ये लॉजिक है। अब जो आपको सब्सटेंसेस दे रखे हैं X, Y, Z और W, इनके पहले KH लिख लो। तो दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 35, दिस इज़ 40। ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। तो अगर इसको ऑर्डर देखो तो W के लिए इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, स्लोप सारी नेगेटिव आएंगी, ऑल द स्लोप्स विल बी नेगेटिव। मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली W X Y Z दे रखे हैं। सो ये गैसेस आपको दे रखे हैं W X Y Z। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा वो Z के लिए आएगा एक बार, और स्लोप सारी नेगेटिव है, स्लोप सारे नेगेटिव हैं। तो उसका मतलब ग्राफ B और C तो रिजेक्ट हो गया, या तो ग्राफ A लिखेंगे या ग्राफ D लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ पहले? आइदर ग्राफ A और ग्राफ D। अब जिसके लिए वैल्यू ऑफ W 0.5 है तो उसकी स्लोप भी बहुत कम होगी, क्योंकि और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा स्लोप हो जाएगी। तो उसके हिसाब से इसका आंसर A बन जाएगा, मुझे लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स गिवन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स इस गिवन। तो देखो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 दे रखा है, तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा दैट इज CONH3HCl3, इस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, राइट। अभी फार्मूले में आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू I टाइम्स KF इंटू M। सो ये 0.0558 इज इक्वल टू I टाइम्स KF इज़ 1.86, मोलरिटी दे रखी 0.01। यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर निकालिए, तो ये शायद 3 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करो फटाफट। इसका वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3। वांट ऑफ फैक्टर 3 हो गया, इसका मतलब इसको ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखना है जिसके 3 आयन बने। तो 3 आयन बनाने वाला कॉम्प्लेक्स अगर लिखेंगे तो CONH3 होल X Cl और बाहर Cl2 लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हुआ। अब उसने पूछा हुआ नंबर ऑफ क्लोराइड साइन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है ये लार्ज ब्रैकेट, तो उसके अंदर कितने Cl हैं? 1।
आंसर इसका हो जाएगा 1। 2 क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर होना ज़रूरी है क्योंकि 3 आयन बनाएंगे, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही Cl है। ठीक, चलो उसके बाद लिखा है सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 मोल 1 डेसीमीटर क्यूब and in the thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol and its freezing point. If the two stoppers S1 and S2 are shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of the gas in the liters in the equilibrium achieved with, तो देखो जो गैस है और जो लिक्विड है, जैसे हमने उसका स्टॉपर हटाया तो गैस का जो टेम्परेचर है वो ग्लाइकॉल के टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज थर्मल कॉन्टैक्ट में। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर लगभग सेम आ जाएगा। तो अब जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो पहले आप एथिलीन ग्लाइकॉल का टेम्परेचर निकालो। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पहले डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.5, KF दिया 2 और मोलैलिटी दे रखी है आपको 0.5, तो यहाँ से ये 1 केल्विन आ गया। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अगर हम लोग लिखेंगे ये सॉल्व होके आ जाएगा 272 केल्विन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 2733 होता है, डिप्रेशन 1 केल्विन है, तो टेम्परेचर हो गया 270 केल्विन, 272 केल्विन सॉरी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन, अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। 273 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 272 केल्विन बन गया। बस इसके बाद चूँकि गैस और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम है, तो दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो गैस के लिए PV इक्वल टू nRT लगा दो बस सीधे सीधे। गैस के लिए इक्वेशन लगा दो, PV इज इक्वल टू nRT। आपको वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 0.1, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर हो गया 272 और प्रेशर गिवन है अच्छा, पिस्टन तो आपका एटमॉस्फेयर में ओपन है ना, तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। पिस्टन इन कॉन्टैक्ट में दे रहा है, स्टॉपर हटा दिया तो ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, बस एयर का जितना प्रेशर होता है। उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2.176 लीटर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन लिखा है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A + 3B gives P and M gives 2Q + R, delta H is -2x kilojoule per mole for A and delta H is x kilojoule per m. And the reaction is carried out simultaneously in the reactor such that temperature is not changing. तो बेटा देखो इस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पहली रिएक्शन से जितनी हीट रिलीज़ हो रही है दूसरी रिएक्शन उतनी हीट एब्जॉर्ब कर ले रही है। A + 3B gives P से -2x किलोजूल पर मोल ऑफ A से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो रिएक्शन 1 से जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई रिएक्शन 2 में उतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही पहले आपको? यहाँ पे x किलोजूल पर मोल ऑफ M है, तो जितनी एनर्जी पहले स्टेप से रिलीज़ हो रही है उतनी एनर्जी दूसरे स्टेप में कंज्यूम करानी। तो पहले स्टेप में अगर 1 मोल A कंज्यूम होगा तो उससे 2x किलोजूल एनर्जी रिलीज़ हुई, तो उसको अगर रिएक्शन नंबर 2 में एब्जॉर्ब कराना है तो 2 मोल M कंज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ M जो है वो डबल ऑफ A होगा, डबल ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? क्योंकि पहली वाली रिएक्शन में जब 1 मोल A कंज्यूम हो रहा है तो उससे 2x किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई। अब वो 2x किलोजूल एब्जॉर्ब करानी है तो 2 मोल M कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल M के लिए x किलोजूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो 2 मोल M कंज्यूम करेंगे तो 2x कंज्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? तो जितनी देर में M का 2 मोल कंज्यूम होंगे उतनी देर में A का 1 कंज्यूम होगा, तो A का 1 और M के 2, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ M जो है वो डबल ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A हो गया। तो वी कैन सिंपली राइट -dA/dt का जो डबल होगा वो -dm/dt के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? जितनी देर में A का 1 मोल कंज्यूम होगा उतनी देर में M के 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ M जो है वो A का डबल होगा। ये चीज़ समझ गया पहले?
अब आप बिल्कुल बेसिक रूल लगा लो। तो उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई बी गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू लिखना है आपको। तो पहली वाली इक्वेशन अगर लिखेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू 1/3 डी बी बाई डी टी के इक्वल आएगी। और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई दे रखा है, इसका बी जो वाई दे रखा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू y/3 हो गई। अब उसने पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू, तो दूसरी इक्वेशन लिख लो, डी एम बाई डी टी जो होगी, डी एम बाई डी टी की वैल्यू जो होगी वो 1/2 डी क्यू बाई डी टू है। ठीक है, तो ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन से डी एम बाई डी टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 2y/3। और ये 1/2 डी क्यू बाई डी टी चाहिए आपको। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू चाहिए, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, ये 4/3y आंसर आ जाएगा। उसके हिसाब से आप इसका आंसर सी लिख लो। ठीक है, समझ में आई बात? ये उसका आंसर आप फाइनली सी लिख लीजिए। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है ए एटम्स कंस्ट्रक्ट एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर इन विच बी एटम्स ऑक्यूपाइड द ऑक्टाहेड्रल होल, ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड अराउंड वन ऑफ द फेस सेंटर। तो एक फेस के अगर हम एफसीसी के सारे आइटम हटाएंगे तो हमारे पास देखो कॉर्नर ऑक्यूपाइड्स हैं और फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है एफसीसी की वजह से। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर और एज सेंटर। ठीक है, तो अगर हम एक फेस का डायग्राम बना लें, ये फेस हो गया हमारे पास, तो ये 4 कॉर्नर हटेंगे, ये 4 एज सेंटर हटेंगे और एक फेस सेंटर हटाएंगे। ठीक है, अगर नंबर्स के हिसाब से लिख दो तो एटम ए ये है और बी लिखोगे तो ये बी हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ये सारे बी हो गए। तो इतने आइटम्स अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास ए जो था वो 4 था, उसमें से 4 कॉर्नर कम होने की वजह से हाफ कम हुआ और फेस सेंटर की वजह से हाफ कम हुआ। ये कॉर्नर की वजह से, ये फेस सेंटर की वजह से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्नर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फेस सेंटर। और बी जो है उसके अगर 4 एजेस हटाए हैं तो इफेक्टिवली 1 कम हो गया। तो बी के 4 में से सीधे सीधे 1 कम हो गया। ये आपके 4 एजेस हैं, तो इफेक्टिव ए भी 3 बचा और इफेक्टिव बी भी 3 बचा। फॉर्मूला हुआ A3B3, जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए बी लिखेंगे तो x + y की वैल्यू 2 लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला लिखना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, a galvanic cell is composed of 2 hydrogen electrode, one of which is standard one, in which of the following solutions should the other electrode is immersed to get the maximum EF। देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड पार्ट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड होना चाहिए। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा EMF आएगा। तो एनोड वाला तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 1 m। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना होता है? 1 m। ठीक है, तो इसमें जितने भी सेट दे रखे हैं उनमें सब में कॉन्सेंट्रेशन 1 m से तो कम है। मतलब ये सारी की सारी सेल जो है मैं इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और जो दूसरा हाफ है वो एनोड पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा कंसंट्रेशन में उतना ज़्यादा EMF आ जाएगा। तो इक्वेशन अगर हम लिखें, हाइड्रोजन गैसियस H+ एक्वस, फिर H+ एक्वस हाइड्रोजन गैसियस, राइट। तो अगर इसका ई सेल लिखेंगे, उसको अगर C1 इसको C2 लिखते हैं तो ई सेल आ जाएगा 0 - 0.0591/2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस C1²/C2² आएगा। तो यहाँ से C2 को तो 1 m ले लेते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। तो अब अगर आपको ई सेल लिखना है तो C2 अगर आपने 1 लिख दिया है तो ये वैल्यू बन जाएगी ई सेल इज़ -0.0591 log ऑफ C1। अब C1 की वैल्यू जितनी कम होगी ई सेल उतना ज़्यादा होगा।
C1 मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम किस में आ जाएगा, एल्कलाइन सोल्यूशन से। एसिडिक सोल्यूशन में तो H प्लस ज़्यादा आएगा, तो A B D तो एसिडिक सोल्यूशन है, C जो है वो एल्कलाइन सोल्यूशन है। एल्कलाइन सोल्यूशन है तो मिनिमम H प्लस आएगा, मिनिमम H प्लस आएगा तो ई सेल मैक्सिमम आ जाएगा। तो उसका आंसर जो है C लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस कैरीड आउट इन 3 cells, 1m कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 1m कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड, 1m KCl प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन ईच सेल विच विल इज द करेक्ट सेट ऑफ pH चेंज इन ABC रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसके पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर होनी चाहिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज। पहले वाले सेल में जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो उस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। फाइनली इसमें H2SO4 बनेगा और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, तो उससे pH यहाँ डिक्रीज़ होगी। बी वाले पार्ट में कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड करेंगे तो नो चेंज इन pH, क्योंकि उसमें कॉपर एक इलेक्ट्रोड पे डिजॉल्व होकर दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। और सी वाले पार्ट में अगर KCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उस पर एनोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से क्लोरीन गैस और कैथोड पे रिडक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस बनेगी। फाइनली सोल्यूशन में KOH सोल्यूशन बनेगा, KOH सोल्यूशन बनेगा तो pH इंक्रीज़ करेगा। तो उसने पूछा विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ pH चेंज इन ABC। तो पहले वाले सेट में pH डिक्रीज़ कर रहा है, दूसरे वाले सेल में कांस्टेंट हो रहा है, तीसरे वाले सेल में इंक्रीज़ हो रहा है। सो डिक्रीज़ कांस्टेंट एंड इंक्रीज़ का केस हुआ तो उसका आंसर C लिख देंगे हम लोग। डिक्रीज़ कांस्टेंट एंड इंक्रीज़। ठीक है। इस पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईली करोसिव, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। HgCl2 उसको कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है। इसका लिखा है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 + Cl- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर 127 एंड 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसको देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 लिखना है अगर, तो उसको हम लोग लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 इंटू 1/n फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर होता है, तो BaCl2 n फैक्टर 1/2 आएगा। दूसरे फार्मूले से लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 लिखेंगे तो ये आएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस 2 टाइम्स आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl-। और ये मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो Ba2 की मोलर कंडक्टेंस अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 127। आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट में कंडक्टिविटी दे रखी है तो 127 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 76, ये इसकी मोलर कंडक्टेंस हो गई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 लिखेंगे तो 1/2 इंटू 127 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 76 लिखेंगे। उसको सॉल्व करके आंसर रिकॉर्ड कर दीजिए। ये वैल्यू अपनी सॉल्व होके आ जाएगी 127 + 76 203। आंसर इसका A आ जाएगा। ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद अगले केस में लिख रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो ये आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ ऑफ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पहला ऑप्शन तो फेल हो गया, कोल्ड्रास लॉ लगाना पड़ेगा। आंसर B हो जाएगा इसके लिए। आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl लिखना है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं दैट इज़ कोल्ड्रास लॉ। तो अगर इस वैल्यू को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HNO3। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा।